Dear students, today we will start in Dynamics Unit 2nd, Chapter 6th, Exercise 6.3. Topic is Energy. Energy of a body is defined as its capacity to do work. What is energy? Energy of a body is defined as its capacity to do work. It is of two kinds. First is kinetic energy and second is potential energy. Now first one, kinetic energy. Kinetic energy of a body is the capacity to do work by virtue of its motion and is measured by the amount of work that the impressed force will do in bringing the body to rest. Example, a bullet fired horizontally from a gun possesses kinetic energy. जब एक बुलेट फायर की जाती है हॉरिजेंटली फ्रॉम ए गन, तो तब उसके अंदर जो एनर्जी होती है दैट इज कॉल्ड एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी. इफ इट इज एम्बेडेड इन ए वुडन ब्लॉक, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय वुड ब्रिंग्स द बुलेट टू रेस्ट. जब हम जो बुलेट को फायर करते हैं किसी वुडन ब्लॉक के अंदर और उसके अंदर वुडन ब्लॉक के कारण जो है रेजिस्टेंस पैदा होता है, तो वो बुलेट को क्या कर देता है, रेस्ट के अंदर ले आता है. द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय दिस रेजिस्टेंस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट बिफोर इट स्टार्ट्स पेनिट्रेटिंग द वुडन ब्लॉक. क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय दिस रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस के कारण जो वर्क डन होता है इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट बिफोर इट स्टार्ट्स पेनिट्रेटिंग द वुडन ब्लॉक. तो ये काइनेटिक एनर्जी कहलाती है बुलेट की जब बिफोर इट स्टार्ट्स पेनिट्रेटिंग द वुडन ब्लॉक, वुडन ब्लॉक को जब तक ये छेद नहीं करती. नाउ सेकंड एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी of a body is its capacity to do work by virtue of its position and is measured by the amount of work that the forces acting on the body will do when the body moves from its given position to the standard position or called the zero position. Taking example, if the surface of earth is taken as standard position, यदि हम अर्थ के सरफेस को स्टैंडर्ड पोजीशन मान लें, देन ए बॉडी ऑफ मास m lbs प्लेस्ड एट हाइट h फीट अबोव द सरफेस ऑफ अर्थ पोजेसेस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh फुट पाउंडल्स. यदि हम यहाँ क्या मान लें, अर्थ का सरफेस मान लेते हैं और यहाँ से यहाँ पर हमने एक बॉडी जो कि h हाइट पर क्या कर दी गई है, अबोव द सरफेस जो है प्लेस कर दी गई है, तब हमारी जो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, m g और h के बराबर होगी. दैट इज हमारी जो अर्थ से और यहाँ पर जो बॉडी प्लेस की गई है, यहाँ पर जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी, दैट इज mgh फुट पाउंडल्स के बराबर होगी. which is equal to the amount of work that mg, the force of gravity on the body, will do when the body is allowed to fall to the surface of the earth. That is potential energy is equal to mgh foot poundals. Now the next theorem, to show that the kinetic energy of a particle of mass m moving with a velocity v is 1/2 mv square. हमें क्या शो करना है कि किसी पार्टिकल जिसका मास m है और जिसकी वेलोसिटी v है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर होगी, 1/2 mv स्क्वायर के बराबर होगी. टू प्रूव दिस, लेट ए पार्टिकल ऑफ मास m मूव अलोंग ए कर्व OAB. हमारे पास एक कर्व है OA और B कर्व है. O being the fixed point from which the distance are measured. हमारा जो ये O पॉइंट है ये हमारा फिक्स पॉइंट है जहाँ से हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे. Let the velocity of the particle be u at A.
ए पर जो वेलोसिटी है हमारी वो किसके बराबर है, यू के, एंड लेट इट बी रिड्यूस टू जीरो एट बी बाय ए कांस्टेंट और ए वेरिएबल फोर्स एक्टिंग इन द लाइन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल। और हम ये मान लेते हैं कि जो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है बी पॉइंट पर क्या हो जाती है, वो जीरो हो जाती है बाय ए कांस्टेंट और ए वेरिएबल फोर्स एक्टिंग इन द लाइन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल। नाउ लेट S1 and S2 be the distances along the arc of the points A, B and P be the position of the particle at any time t, where its velocity is v. The along the tangent at P and arc OP is equal to S. हम arc O से P का जो arc है, लेंथ है, वो क्या मान लेते हैं, S के बराबर। Then acceleration at P will be equal to v dv by ds. Let F be the resultant impressed force on the particle in direction of the tangent at P. Then force is equal to mass into acceleration, m into जो acceleration हमारी वो क्या है, v dv by ds. Now the small work done by the force during a further displacement del s along its path किसके बराबर होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितनी है, डेल एस है। तो वर्क डन हमने निकाल लिया है, फोर्स की वैल्यू रख देते हैं एम वी डी वी बाई डी एस इंटू डेल एस। नाउ फर्दर thus the total work done by the impressed force in moving the particle from position A to the position of rest at B। तो ये हमारे पास क्या जाएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम S1 टू S2 एंड एम वी डी वी बाई डी एस, और हमारे पास ये किसके बराबर आ जाएगा, एम इंटू वी डी वी, और यहाँ पर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वी हो जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट पर, ए पॉइंट पर जो वेलोसिटी हमारी v है और b पॉइंट पर वेलोसिटी 0 है, तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन v टू 0 हो जाता है। तो यहाँ से इंटीग्रेट करते हैं 1/2 m v स्क्वायर और v टू 0 पुट करते हैं -1/2 v स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट ए इज इक्वल टू अबोव वर्क डन विद साइन चेंज्ड, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv square. Taking remark, since the force F is equal to mv dv by ds is in absolute units, therefore the kinetic energy 1/2 mv square is also in absolute unit. Second, change in kinetic energy per unit space is equal to d by ds of 1/2 mv square is equal to mv dv by ds. This is equal to impressed force in the direction of motion, mass into acceleration. Hence the change of kinetic energy per unit of space is equal to the impressed force. Now next article, principle of work and energy. Important result statement is, in any displacement of a particle the change in the kinetic energy is equal to the work done by the impressed force acting on the particle. Important result है, देखिए। To prove this, let a particle of mass m मूव्स अलोंग द कर्व और स्ट्रेट लाइन ओ ए बी। हमारे पास एक कर्व है ओ ए और बी, और जो हमारा पार्टिकल है जिसका मास m है वो इस कर्व के अलोंग जो है मूव करता है। ओ बीइंग द फिक्स पॉइंट, वो हमारा क्या है, फिक्स पॉइंट है। फ्रॉम विच द डिस्टेंस आर मेजर, जहाँ से हम डिस्टेंस मेजर करेंगे अंडर द एक्शन ऑफ गिवन फोर्सेस। Let P be the position of the particle at any time t and v be the its velocity at point P। ये हमारा पॉइंट P है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये किसी t टाइम पर मेजर करते हैं, और यहाँ पर पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो क्या है, v के बराबर है। Let F be the resultant of all external forces acting on the particle at P। हम F हमारा क्या मान लेते हैं, रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्सेस मान लेते हैं।
रिजल्टेंट ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस एट पी इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा टू द टेंजेंट एट पी। और जो ये हमारी पी पर ये जो टेंजेंट लाइन है इसके साथ क्या है, जो हमारा एफ फोर्स है, एफ जो फोर्स है ये कितना एंगल बनाता है, एंगल थीटा बनाता है। नाउ कंसीडरिंग मोशन अलोंग द टेंजेंट एट पी वी हैव, अब हम यहाँ पर पी के ऊपर जो है मोशन को कंसीडर करते हैं अलोंग द टेंजेंट। तो मास इंटू एक्सेलरेशन m इंटू वी डी वी बाई डी एस किसके बराबर होगा, दैट इज अलोंग टेंजेंट है तो फोर्स का जो है रिजोल्व पार्ट हम अलोंग टेंजेंट ले लेंगे तो किसके बराबर होगा, एफ कोस थीटा के। किसके बराबर होगा, एफ कोस थीटा के। यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, राइटिंग एम वी डी वी इज इक्वल टू एफ कोस थीटा डी एस, मार्किंग दिस एज नंबर 1। लेट आर्क ओ ए, हमारी जो आर्क ओ से ए है हम इसको S1 मान लेते हैं, आर्क ओ बी को S2 मान लेते हैं, एंड द वेलोसिटी एट ए एंड बी अज्यूम कर लेते हैं u एंड v रिस्पेक्टिवली। नाउ इंटीग्रेटिंग फर्स्ट वी हैव, फर्स्ट का हम इंटीग्रेट करते हैं, लेफ्ट साइड में क्या आ जाता है, इंटीग्रेशन फ्रॉम u टू v आ जाएगा एम वी डी वी, और राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन एफ कोस थीटा डी एस, और लिमिट हमारी S1 टू S2। लेफ्ट साइड को सोल्व करते हैं, दिस इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वेयर, और लिमिट हमारी u टू v, और इसी तरह से राइट हैंड साइड में हमारा इंटीग्रेशन एफ कोस थीटा डी थीटा, और ये किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू वर्क डन बाय एफ इन मूविंग द पार्टिकल फ्रॉम ए वेयर s इज इक्वल टू S1 टू b वेयर s इज इक्वल टू S2, और we can write 1/2 mv square minus 1/2 mu square is equal to work done by the impressed force acting on the particle in moving it from A to B. Therefore, we can say left hand side change of kinetic energy is equal to work done by the impressed force in moving the particle from A to B. Hence the result. Now next one 6.9 conservative system of forces. Let pxy be the position of the particle on the given curve at any instant. Let x and y be the algebraic sums of the resolved parts of the forces acting on the particle along two mutually perpendicular axes. हम क्या कर लेते हैं कि p कोई पोजीशन मान लेते हैं किसी पार्टिकल की किसी गिवन कर्व पर, किसी एनी इंस्टेंट, किसी टाइम पर, और x और y हम क्या कर लेते हैं, x एंड y हम मान लेते हैं कि ये क्या है, एल्जेब्रिक सम है किसके, रिजोल्व पार्ट्स ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल अलोंग टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, ये ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं। उसके बाद एंड dx dy बी दी डिस्प्लेसमेंट्स इन दीज डायरेक्शंस, ये dx dy हमारी डिस्प्लेसमेंट है किसमें, x और y जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हमारी डायरेक्शन है उसके अंदर। इफ a एंड b be any two points on the paths of the particle, then work done by the forces as the particle moves from A to B is equal to integration from x1 y1 to x2 y2 x dx plus y dy, marking this as number 1. Now if the nature of the system of forces be such that this work done depends only on the initial and the final position A and B, क्या कहता है कि if the nature of the system of forces be such that, कि हमारे जो फोर्सेस सिस्टम ऑफ फोर्सेस है उसका जो नेचर है इज सच दैट दिस वर्क डन डिपेंड्स ओनली इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन A and B and is independent of the path followed by the particle, then the system of forces is called conservative system of forces. यदि हमारा जो है सिस्टम ऑफ फोर्सेस का जो नेचर है और वो इस तरह से है कि जो वर्क डन है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करता है, कोई भी पाथ हम चूज कर लें, जैसे कि यदि हमारा ये ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है, इस पर जाने के लिए स्ट्रेट लाइन से भी जाया जा सकता है, यहाँ से भी जाया जा सकता है, यहाँ से भी जा सकते हैं, या हम इस तरह से भी जा सकते हैं।
तो क्या कहता है कि फाइनल पोजीशन पर ए और बी पर डिपेंड करता है, न कि पाथ पर। तो ऐसा जो सिस्टम ऑफ फोर्सेस होता है इज कॉल्ड कंजर्वेटिव सिस्टम ऑफ फोर्सेस। दिस विल बी सो इफ एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज ए कंप्लीट डिफरेंशियल ऑफ सम फंक्शन से एफ ऑफ एक्स वाई, शो दैट x इज इक्वल टू करली एफ बाई करली एक्स और y जो है करली एफ बाई करली वाई के बराबर होगा। देयरफॉर देन वर्क डन गिवन बाय फर्स्ट रिटर्न एज इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 y1 टू x2 y2 करली एफ बाई करली एक्स डी एक्स प्लस करली एफ बाई करली वाई डी वाई इज इक्वल टू दैट इज इन एफ ऑफ एक्स वाई लिमिट इज फ्रॉम x1 y1 टू x2 y2, दैट इज वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x2 y2 माइनस value of function at x1 y1, so that the nature of the forces is such that the work done by them depends only on the final and initial position a and b and is independent of the path followed by the particle. Another important property of conservative forces, if the particle returns to its original position, हम मान लेते हैं कि एक पार्टिकल जो है हमारा ओरिजिनल पोजीशन पर रिटर्न हो जाता है, जैसे यहाँ से चला है ऐसे जाके रिटर्न उसी पोजीशन पर आ जाता है, तब ये क्या कहता है, इफ़ द पार्टिकल रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन ए, ये हम ए मान लेते हैं, आफ्टर डिस्क्राइबिंग एनी पाथ द टोटल वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेज इज जीरो, दैट इज एफ एक्स वन वाई वन माइनस एफ एक्स वन वाई वन इक्वल टू जीरो। Hence, a system of forces is conservative if a particle, after describing any path under their influence, returns to the same position and the total work done by the forces during displacement is zero. For instance, the total work done by gravity when a particle of mass m ascends to a height h and comes back to the original position is minus mgh plus mgh equal to 0. Therefore, the force of gravity is a conservative force. क्या कहता है, उदाहरण के तौर पर यदि हम ये ले लें कि एक पार्टिकल हमने एच हाइट तक जो है प्रोजेक्ट किया है और एच हाइट से वापस आ जाता है ओरिजिनल पोजीशन पर, तो टोटल वर्क डन क्या होगा, वो हमारा जीरो के बराबर होगा। देयरफॉर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण से वो ऊपर जाके नीचे आता है, तो इस कारण से फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है एक कंजर्वेटिव फोर्स है। अदर एग्जांपल ऑफ दिस टाइप आर टेंशन, जो टेंशन फोर्स है, रिएक्शन है, एटसेट्रा, ये भी कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल हैं। इन केस ऑफ सच फोर्सेस, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द पार्टिकल फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर रिमेन द सेम वट एवर बी द पाथ ऑफ द पार्टिकल। नेक्स्ट, बट ऑल फोर्सेज आर नॉट कंजर्वेटिव, सारे के सारे जो फोर्स हैं वो कंजर्वेटिव नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नॉट ए कंजर्वेटिव फोर्स, जो हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होता। इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं, लेट ए पार्टिकल मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। हम मान लेते हैं कि हमारा ए से बी तक कोई पार्टिकल मूव करता है। इफ़ ए टू बी जो डिस्टेंस है वो एस है एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगेंस्ट द मोशन बी एफ है, यदि हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हम एफ मानते हैं, देन वर्क डन बाय इट क्या होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है, यदि फोर्स इधर है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो इधर काम करेगा नेगेटिव, तो माइनस एफ एस वर्क डन आएगा। आल्सो वर्क डन अगेंस्ट एफ इन मूविंग द पार्टिकल फ्रॉम बी टू ए, यदि हम अब पार्टिकल का जो मोशन है वो बी टू ए करते हैं, फोर्स इधर लगाते हैं, तो जो हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो इधर होगा, तो उस केस में भी हमारा जो वर्क डन अगेंस्ट एफ इन मूविंग द पार्टिकल फ्रॉम बी टू ए होगा, वो क्या होगा, माइनस एफ एस होगा। देयरफॉर टोटल वर्क डन इन कंप्लीटिंग द सर्किट ए टू बी टू सी किसके बराबर होगा, माइनस टू एफ एस के, विच इज नॉट जीरो। देयरफॉर द फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट ए conservative force and is called a non-conservative force. Such forces change their nature on account of extraneous circumstances. Now next, principle of conservation of energy. Statement is, if a particle moves under the action of a conservative system of forces, the sum of its kinetic and potential energies remains कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द मोशन। क्या स्टेटमेंट है, यदि एक पार्टिकल मूव करता है किसमें,
अंडर द एक्शन ऑफ कंजर्वेटिव सिस्टम ऑफ फोर्सेज, देन क्या कहता है, सम ऑफ इट्स काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द मोशन। जहाँ तक मोशन होगा वहाँ तक जो इनका सम होगा काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज का, वो कॉन्स्टेंट रहेगा। नाउ फॉर द प्रूफ, let p be the position of the particle of mass m which is moving along the path OAB. Let x and y be the algebraic sum of the resolved parts of the forces acting on the particle along two mutually perpendicular axes। और x और y को हम क्या मान लेते हैं, algebraic sum मान लेते हैं। जितने भी उस पार्टिकल के ऊपर फोर्स एक्ट करते हैं उनके रिजोल्व पार्ट्स का अल्जेब्रिक सम मान लेते हैं अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स, वाई एक्सिस के अलोंग वाई। सपोज v इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट p, और v हम वेलोसिटी मान लेते हैं पार्टिकल की किस पॉइंट पर, p पर। देन द इक्वेशन ऑफ मोशन आर, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होंगी, m इंटू एक्सेलरेशन, m डी स्क्र एक्स बाई डी टी स्क्र इक्वल टू एक्स के बराबर होगा, m डी स्क्र वाई बाई डी टी स्क्र किसके बराबर होगा, y के बराबर होगा। Multiplying these by dx by dt and dy by dt respectively and adding, we get m dx by dt d square x by dt square plus dy by dt into d square y by dt square, and in the right hand side x dx by dt plus y dy by dt। now integrating both side, दोनों तरफ यदि इंटीग्रेट कर दें तो हमारे पास लेफ्ट साइड में क्या जाता है, 1/2 m dx by dt स्क्वायर प्लस dy by dt का स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dx by dt प्लस y dy by dt इंटू डी टी प्लस सी। और 1/2 mv स्क्वेयर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस y dy प्लस c, मार्किंग दिस एज नंबर 1। सिंस द सिस्टम ऑफ फोर्सेज इज कंजर्वेटिव, हमारा जो सिस्टम ऑफ फोर्सेज है कंजर्वेटिव है, देयरफॉर द एक्सप्रेशन x dx प्लस y dy must be an exact differential equation of some function say f of xy using definition of conservative function। तो therefore 1/2 mv square is equal to, हमारा जो राइट साइड में इंटीग्रेशन है वो किसके बराबर हो जाएगा, सम फंक्शन ऑफ xy f of xy प्लस में c, मार्किंग दिस इज नंबर 2। विच इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट pxy। again the work done by the impressed forces as the particle moves from the position p टू द स्टैंडर्ड पोजिशन ए इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगी, इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्स वाई टू एक्स नोट वाई नोट एक्स डी एक्स प्लस में वाई डी वाई इज इक्वल टू, हमारे पास क्या जाता है, एफ ऑफ एक्स वाई फ्रॉम एक्स वाई टू एक्स नोट वाई नोट, और वैल्यू पुट करते हैं लिमिट की तो वैल्यू आ जाती है हमारे पास एफ ऑफ एक्स नोट वाई नोट माइनस एफ ऑफ एक्स वाई। यहाँ से हमारे पास मार्किंग दिस एज नंबर 2, विच इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट पी। Therefore, sum of the kinetic and potential energy in any position P, 1 और 2 को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास 1/2 mv स्क्वायर प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वाई फ्रॉम एक्स वाई टू एक्स नोट वाई नोट एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, वैल्यू पुट करते हैं तो वैल्यू किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स नोट वाई नोट प्लस सी, दैट इज कॉन्स्टेंट। नाउ मेकिंग रिमार्क, इन जनरल फॉर्म द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंट। जनरल फॉर्म में जो है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या स्टेट करता है कि जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स है वो क्या है, कॉन्स्टेंट के बराबर है, दैट इज एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड ऑल्दो इट मे बी कन्वर्टेड इनटू वेरियस फॉर्म्स, कि जो एनर्जी है ना तो क्रिएट की जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है, इसका तो क्या कर सकते हैं हम, इसको एक रूप से दूसरी रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू वेरियस फॉर्म्स। नाउ टेकिंग सम एग्जांपल्स, एग्जांपल फर्स्ट, ए पार्टिकल ऑफ मास m falls from rest at a height h above the ground, show that the sum of kinetic and potential energies is constant throughout the motion। हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका मास m है, falls from rest at a height h, हमारी ये h हाइट है, यहाँ पार्टिकल है a पॉइंट पर, यहाँ p पोजीशन रेस्ट की मान लेते हैं, ये हाइट हमारी किसके बराबर है, h के बराबर है। a से a पर हमारा पार्टिकल है
जिसका मास m है वो वहाँ रेस्ट पर है, वहाँ से उसकी जो सरफेस से हाइट है कितनी है, ग्राउंड से हाइट जो है h के बराबर है। हमें ये शो करना है, शो दैट सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज इज कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। यदि हम ए से इसको फॉल फ्रीली करते हैं तब ये क्या कहता है कि यहाँ पर जो है सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर और इसके बीच में कहीं पर भी जो सम होगा काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज का वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा थ्रू आउट द मोशन। नाउ फॉर द सॉल्यूशन लेट ए पार्टिकल ऑफ मास m be at t at a height h feet from the earth surface. Take the ground level as the position of zero potential energy. Then at the highest point t, हाईएस्ट पॉइंट टी पर फर्स्ट केस के अंदर हम मान लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी सिंस द पार्टिकल इज एट रेस्ट, तो वेलोसिटी यहाँ पर जीरो होती है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या होगा, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन बॉडी व्हेन अलाउड टू फॉल टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो किसके बराबर आ जाएगा, mgh के। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, यहाँ पर mgh फुट पाउंडल्स। Therefore, sum of potential energy and kinetic energy at is equal to mgh foot poundals. That is, यहाँ पर T पोजीशन है, यहाँ पर ग्राउंड है, तो इसकी हाइट टोटल क्या है, h के बराबर है। टोटल हाइट जो है हमारी h है। अब हम यहाँ पर जब ये फॉल फ्रीली होगा तो इस यहाँ पर एक पोजीशन मान लेते हैं P, जो कि कितने डिस्टेंस पर है, T पॉइंट से P की जो दूरी है वो कितनी है, s के बराबर मान लेते हैं। नाउ केस सेकंड, व्हेन अलाउड टू फॉल फ्रीली, जब इस पार्टिकल को हम फ्रीली फॉल करने देते हैं। लेट इट एक्वायर ए वेलोसिटी v एट p आफ्टर फॉलिंग ए डिस्टेंस tp विच इज इक्वल टू s, सो दैट po इज इक्वल टू h माइनस s। देन पोटेंशियल एनर्जी एट p किसके बराबर होगी, mg इंटू एच माइनस एस, मार्किंग दिस एज नंबर 1। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी एट पी, 1/2 mv स्क्वेयर, और यहाँ पर 1/2 mv किसके बराबर होगा, 2g s के। क्लियर है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी और यहाँ पर एक्सेलरेशन ग्रेविटी है, डिस्टेंस कितना है s है, तो 2gs, v स्क्वेयर किसके बराबर 2gs, तो ये हमारा आ जाता है mgs। एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी को यदि हम ऐड करते हैं तो ये हमारा किसके बराबर आ जाता है, mgh के। नाउ थर्ड केस कहता है ऑन रीचिंग द ग्राउंड, जब हमारा जो पार्टिकल है ग्राउंड पर पहुंच जाता है, हम मान लेते हैं लेट v1 बी दी वेलोसिटी, वहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, देयरफॉर v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। फाइनल वेलोसिटी v1 स्क्वायर मान लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी हमारी जीरो थी, v1 स्क्वायर 2gh, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, यहाँ पर जो है हमारी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। क्लियर है। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1/2 mv1 स्क्वायर, mv1 स्क्वायर किसके बराबर है, 1/2 m2gh mgh। हैंस द सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, mgh। दस फॉर ऑल पोजिशन ऑफ द पार्टिकल द सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी इज mgh एंड इट इज कांस्टेंट। नाउ टेकिंग सेकेंड एग्जाम्पल, कहता है ए बुलेट मूविंग एट द रेट ऑफ 200√2 फीट पर सेकेंड इज फायर्ड इनटू ए थिक टारगेट। एक बुलेट है जो कि मूव करती है कितनी वेलोसिटी से, 200√2 फीट पर सेकेंड, और उसको इस वेलोसिटी के साथ फायर किया जाता है इनटू ए थिक टारगेट, एक मोटे टारगेट के अंदर, विच इट पेनिट्रेट्स टू द एक्सटेंट ऑफ 6 इंचेस, जिसके अंदर वो क्या करता है 6 इंच तक अंदर चला जाता है। इफ फायर्ड इनटू ए टारगेट 3 इंचेस, कहता है कि यदि हम एक 3 इंच के टारगेट के अंदर फायर कर दें विद इक्वल वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी के साथ, विद व्हाट वेलोसिटी वुड इट इमर्ज, कहता है कि ये कितने वेलोसिटी से ये बाहर निकलेगी, सपोजिंग द रेजिस्टेंस टू बी यूनिफॉर्म, कहता है कि दोनों केसेस में जो रेजिस्टेंस फोर्स है वो सेम है, एंड सेम इन बोथ द केसेस। क्लियर है। नाउ फॉर द फर्स्ट केस सॉल्यूशन, लेट m lbs be the mass of the bullet and r poundals be the resistance in both the cases। फर्स्ट केस हमारा ये है जिसमें
6 इंचज जो है एक थिक टारगेट के अंदर जो है हमारी जो बुलेट है वो पेनिट्रेट करती है। इसमें फिर क्या है कि लास्ट में सी पॉइंट तक 6 इंच तक जाने के बाद जो सी पॉइंट पर है इस पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और किस वेलोसिटी से ये चली थी, 200/2। क्लियर है। फर्स्ट जो हमारा है इस तरह से है। तो इन फर्स्ट केस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, 1/2m वेलोसिटी स्क्वायर। वेलोसिटी यहाँ पर इनिशियल क्या है, 200/2 स्क्वायर। तो ये टोटल कितनी हो जाती है, 40,000 मीटर, 40,000 m फीट पाउंडल्स। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इस केस में क्या होगी, क्योंकि फाइनल में वेलोसिटी 0 हो जाती है तो यहाँ पर ये 0 है। देयरफॉर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये माइनस ऑफ 40,000 m फीट पाउंडल्स आ जाता है। मार्किंग दिस एज नंबर 1। डिस्टेंस मूव्ड बाय द बुलेट, और इस केस में डिस्टेंस कितना मूव किया जाता है, 6 इंचज, जो कि किसके बराबर है, 1/2 फीट के। देयरफॉर वर्क डन बाय द रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा, वर्क डन बाय द रेजिस्टेंस नेगेटिव है, -1/2 r फीट पाउंडल्स। मार्किंग दिस एज 2। सिंस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट इज इक्वल टू वर्क डन बाय r, देयरफॉर -40,000 m इज इक्वल टू -1/2 r, एंड दिस implies r इज इक्वल टू 80,000 m पाउंडल्स। मार्किंग दिस एज नंबर 3। नाउ इन सेकेंड केस, अब हमारे पास जो सेकंड केस है वो क्या कहता है, सेकंड केस में हमारा सेम वेलोसिटी है इनिशियल, लेकिन 3 इंच जाने के बाद जो वेलोसिटी है ये हमें फाइंड आउट करनी है कि 3 इंच के टारगेट को पार करने के बाद जो वेलोसिटी क्या रह जाती है। इन सेकंड केस लेट v बी द वेलोसिटी emergence व्हेन टारगेट इज 1/4 फीट। एज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा, वर्क डन बाय द रेजिस्टेंस, देयरफॉर 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 m 200/2 स्क्वायर इज इक्वल टू -1/4 r। यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तो वेलोसिटी हमारे किसके बराबर आ जाती है, 200 फीट पर सेकेंड। मीन्स यदि 3 इंच का हमारा टारगेट है और सेम वेलोसिटी से हम बुलेट फायर करते हैं तो 3 इंच के टारगेट को पार करने के बाद जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो 200 फीट पर सेकेंड से वो अमर्ज करेगी। नाउ टेकिंग एग्जाम्पल नंबर 3rd, a bullet fired with a velocity of 1600 feet per second passes through 3 planks in succession. If it loses a velocity of 400 feet per second in passing through each plank, find the ratio of their thickness to which the resistance is supposed to be proportional. अब देखिए इस केस में क्या है, हमारे पास बुलेट फायर की जाती है लेकिन हमारे पास 3 प्लैंक है। कहता है लेट सॉल्यूशन ए बी सी बी दी थिकनेस ऑफ दी प्लैंक्स। हमारे पास एक प्लैंक ये है, 2 प्लैंक, 3 प्लैंक। एम लिब्स बी दी मास ऑफ द बुलेट। लेट द रेजिस्टेंस इन 3 केसेस बी ए आर, बी आर एंड सी आर पाउंडल्स रिस्पेक्टिवली। फॉर द फर्स्ट प्लैंक इनिशियल वेलोसिटी फर्स्ट प्लैंक में क्या है, 1600 फीट पर सेकेंड, एंड फाइनल वेलोसिटी क्या है, यहाँ से पेनिट्रेट करने के बाद 1200 फीट पर सेकेंड। नाउ देयरफॉर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा, 1/2 m फाइनल 1200 स्क्वायर माइनस इनिशियल 1600 स्क्वायर, ये आ जाता है हमारा माइनस ऑफ 5600 m फीट पाउंडल्स। नाउ वर्क डन बाय रेजिस्टेंस ए आर माइनस ए, दिस इज माइनस आर ए स्क्वायर फीट पाउंडल्स। देयरफॉर बाय प्रिंसिपल ऑफ वर्क एंड एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ वर्क एंड एनर्जी क्या होता है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5600 m के बराबर। दैट इज जो हमारा काइनेटिक एनर्जी है दैट इज इक्वल टू द इम्प्रेस्ड फोर्स। सिमिलरली फॉर सेकंड प्लैंक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसके लिए हमारे पास 1/2 m फाइनल, इसकी वेलोसिटी कितनी है 800 स्क्वायर, 800 है, और इनिशियल इसके लिए 1200 रहेगी, तो 8 स्क्वायर माइनस 1200 स्क्वायर, दिस इज माइनस 4000 m फीट पाउंडल्स। और वर्क डन बाय रेजिस्टेंस कितना होगा, माइनस आर बी स्क्वायर
फिट पाउंडल्स। तो देयरफॉर आर बी स्क्वायर बाय प्रिंसिपल ऑफ वर्क एंड एनर्जी आर बी स्क्वायर इक्वल टू 4000 m, मार्किंग दिस एज नंबर 2। एंड फॉर थर्ड प्लैंक बाय प्रिंसिपल ऑफ वर्क एंड एनर्जी हमारे पास क्या जाता है, आर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2400 m, मार्किंग दिस एज नंबर 3। नाउ फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मेकिंग द रेशियो वी हैव ए बी सी in ratio is square root 7, square root 5, square root 3. Now taking fourth case, example fourth, a mass m is attached to one end of an elastic string of natural length a, the other end being tied to a peg. Initially m is held near the peg and projected with a velocity v vertically downward. If the particle moves all along a straight line, show that the depth h below the peg of m when it is at rest is given by the equation v square plus 2gh is equal to lambda by ma h minus a square, where lambda is the modulus of elasticity of the string. देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन में लेट ओ टू ए हम क्या मान लेते हैं, बी दी नेचुरल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेट बी बी दी लोएस्ट पॉइंट रीच्ड बाय द मास when projected downward from O. Take B as the position of zero potential energy. Therefore O to B equal to H मान लेते हैं, O to B, and B to A हमारा H minus A. At O हमारी काइनेटिक एनर्जी जो है हमारी किसके बराबर होगी, 1/2 mv स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी माइनस पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू टेंशन। तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी तो mgh रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू टेंशन क्या रहेगी, 1/2 टेंशन एट ए प्लस टेंशन एट बी इंटू एक्सटेंशन ऑफ द स्ट्रिंग विच इज इक्वल टू mgh माइनस में 1/2 टेंशन एट ए 0 रहेगी प्लस में टेंशन एट बी लैम्डा इंटू बाई हुक्स लॉ h माइनस ए बाई ए और एक्सटेंशन h माइनस ए के बराबर रहेगी। And this implies mgh is minus 1/2 lambda a h minus a whole square. Therefore sum of kinetic energy and potential energy at O किसके बराबर होगा, 1/2 mv square plus mgh minus 1/2 lambda by a h minus a square, minus marking this as number 1. At B point kinetic energy 0 रहेगी और potential energy रहेगी 0, तो therefore sum 0 के बराबर होगा। From first and second both value are equal, therefore v square plus 2gh is equal to lambda by ma into h minus a square. Dear students, try exercise 6.3. If you have any problem then discuss with me. Thank you.